नमस्कार दोस्तों। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी क्लास पंचायती राज पर होगी। देखिए, पिछला 4-5 दिन हमने क्लास नहीं लिया, उसके बहुत से कारण थे। एक कारण तो ये भी था कि हम नोट्स मेकिंग कर रहे थे आपके लिए, मतलब अ, अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे पंचायती राज पे हमने बहुत डिटेल्ड कंटेंट बनाया है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटी तो मैं आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको बोला था कि जो चीज़ें सिलेबस में लिखी हुई हैं उन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो पंचायती राज है ये आपके एडीओ के एग्ज़ाम में तो आएगा ही, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है। उसके साथ साथ आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी पंचायती राज से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। और जो हम आज आपके लिए अपनी नोट्स लेकर आए हैं वो बहुत डिटेल्ड नोट्स है, काफ़ी तैयारी करके हमने उसे बनाया है। तो आपको बहुत लाभ होगा और इससे बाहर क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी व्यापम को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन का पहला जो प्रस्ताव है वो लाए थे लॉर्ड मेयो 1875 में। तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था उस समय पहला स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने स्थानीय प्रशासन को लागू नहीं किया, बल्कि स्थानीय स्वशासन के पिता कहे जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के पिता कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। यहाँ से सवाल आ जाता है कई बार कि स्थानीय स्वशासन के पिता कौन कहे जाते हैं। लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं। ठीक है, वो 1880 से 1884 तक हमारे वॉयस रहे थे भारत में। स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप 1919 के भारत शासन अधिनियम का में देखने को मिला। स्थानीय स्वशासन का वैधानिक रूप महात्मा गांधी के अनुसार, जैसे आप ये वाली बात तो बहुत बार सुन चुके होंगे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ऐसा बोला करते थे, तो वो गांवों को बहुत महत्व देते थे। अंबेडकर और गांधी जी में यही एक डिफरेंस, ये भी एक डिफरेंस था कि अंबेडकर शहरों को ज़्यादा महत्व देते थे, जहां गांधी जी गांवों को ज़्यादा महत्व देते थे। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक, देखिए ये थोड़ा फैक्चुअल सवाल है, मैं फैक्ट्स लेकर आया हूँ आज कई सारे अच्छे अच्छे। तो महात्मा गांधी की बुक है माई पिक्चर ऑफ प्री इंडिया। ये बुक थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार ना महात्मा गांधी की बुक बहुत आती हैं, बुक लेख और कुछ कुछ पीएससी में, और हमको लगता है कि ये थोड़ी ना लिखे होंगे गांधी जी। गांधी जी के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, और कई बार हम लोग गलती कर देते हैं। तो गांधी जी की बुक थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। उसमें वो ग्राम स्वराज की धारणा प्रतिपादित करते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ग्राम स्वराज की बात किस में की है? इस बुक में की है। गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की आधार बना। गांधी जी का जो सपना था, नेहरू जी ने पंचायत को, जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा। अब देखिए, ये सवाल आ सकता है कि पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा? तो नेहरू ने कहा। नेहरू जी ये भी बोला करते थे कि गांवों के लोगों को व पंचायतों को अधिकार दो, वे हजार गलतियां करेंगे पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको अधिकार दो, आप गलतियां तो वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नेहरू जी कहा करते थे। अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी थे, जैसे मैंने बात भी की थी, क्योंकि वे इन्हें जातीय प्रभुत्व व शोषण का भावी आधार मानते थे। अंबेडकर को लगता था कि ये जातीय प्रभुत्व, जो प्रभुत्व जातियां होंगी गांव की, वही पंचायतों में पंच सरपंच बनेंगी, और इससे और जातीय प्रभुत्व और शोषण बढ़ेगा। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार तीनों का उल्लेख संविधान में किया गया है। ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी। स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तीसरी सरकार अथवा जिला सरकार भी कहा जाता है, और ये भारतीय नवाचार है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, अब थोड़ा शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, पहली बात तो ये कि स्थानीय स्वशासन किन कारणों से स्थापित किया गया भारत में, क्यों स्थानीय स्वशासन लाया गया? तो कुछ बेसिक रीज़न है। जैसे स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए। देखो, जो लोकल प्रॉब्लम है ना, वो गांव के लोगों को पता होगी कि गांव की प्रॉब्लम क्या है, कि कहाँ पे नहर की ज़रूरत है, कहाँ पे कुएं बनाने हैं, कहाँ तालाब बनाने हैं, या जो ज़रूरतें हैं गांव की समस्याएं हैं, वो उनके लोगों को पता होगी। अगर हम सेंट्रलाइज्ड तरीके से भारत को चलाएं, जिस तरह से आप देखोगे कि इंग्लैंड में केंद्रीकृत व्यवस्था है,
अगर हम वैसे चलाएंगे भारत को तो भारत नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे अलग 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 भौगोलिक ज़रूरतों की अलग अलग ज़रूरतें हैं, भौगोलिक स्थिति की अलग अलग ज़रूरतें हैं। इतना बड़ा है भारत, इतनी विविधता है भारत में। तो स्थानीय समस्याओं के लिए, के समाधान के लिए इसकी ज़रूरत थी। स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए इसकी ज़रूरत थी। स्थानीय नेतृत्व के विकास के लिए भी इसकी ज़रूरत थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेहरू जी इसीलिए इसको बोले कि यार ये गलतियां बिल्कुल करेंगे लेकिन इनको रहने दो, क्योंकि इससे नेतृत्व का विकास होगा और लोकतंत्र ना जड़ों तक पहुंच पाएगा। लोकतंत्र अगर केवल केंद्र स्तर पर और राज्य सरकार होंगी तो लोकतंत्र गांवों तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपको गांव तक पहुंचाना है तो आपको स्थानीय स्वशासन लागू करना होगा। शासन में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए, कि लोगों की सहभागिता बढ़े। ठीक है। अब ये तो कुछ बातें हो गई, ये पेपर में शायद ना आए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब पेपर में क्या आएगी, क्या चीज़ें आएंगी, अब हम वो शुरू करते हैं। जो शुरू में हम कुछ कुछ देखे फैक्ट, वो बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम में। पंचायती राज संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो देखो, भाग 4 जो भारत का नीति निर्देशक तत्व है, उसके अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों और स्थानीय स्वशासन इकाइयों का विकास करेगा। राज्य निर्मित करेगा स्थानीय स्वशासन इकाइयां, ऐसा लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 40 में, सबको रटा हुआ है ये। ठीक है। पंचायती राज अनुसूची 7 के अनुसार राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय पंचायती राज है ना। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इससे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। अब क्या है, ये पूरे अनुच्छेद मैं लेकर आया हूँ और बहुत डिटेल में लेकर आया हूँ, तो ये क्लास थोड़ी डिटेल्ड होगी और थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैंने पिछली कुछ दिनों में क्लास नहीं ली है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के इसे पूरा देखिएगा, इससे बाहर सवाल शायद ही आए। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 11वीं, मतलब कि क्या है भाई, भाग 9 जोड़ा गया, 243 से 243 ओ जोड़ा गया। इसमें कुल मिला के 16 अनुच्छेद थे और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। जिसमें 29 विषय थे। ये सारे चीज़ों पर हम अभी बात करेंगे। कितने विषय थे? 29 विषय थे। चलिए और बातें देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का विकास, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं कि किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ। हमने देखा कि गांधी जी पंचायती राज की वकालत करते थे, है ना। उसके बाद हम देखे कि नेहरू भी इसको वकालत करते थे, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। तो देश आज़ाद हो गया था 47 में। तो ये जो 40 साल का दौर है, 1950 से 1992 तक, 40 42 43 साल का, इसमें कई सारी चीज़ें, कई घटनाएं घटी और इनको हमें समझना है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्तमान स्वरूप है उसका विकास कैसे हुआ। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं। यहाँ जो समितियाँ हैं उनकी क्या अनुशंसाएं थी, हर बार सवाल बनते हैं। तो थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। देखिए, ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है, किसकी सिफारिश पर? के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। तो सीडीपी लागू किया गया 1952 में, 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी तो लागू कर दिया गया था। 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना लागू की। इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय सविस्तार योजना कब लागू की? 1953 में, राष्ट्रीय सविस्तार योजना। और इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन, उसका सहयोग लिया गया। फोर्ड फाउंडेशन इसमें आर्थिक सहायता करता है। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि इन दोनों कार्यक्रम की जांच के लिए, इन दोनों कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम? एक तो हो गया हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा सविस्तार योजना। इन दोनों की जांच के लिए कि ये सही से काम करी कि नहीं करी, जो हमारा योजना आयोग है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट्स। योजना आयोग द्वारा 1957 में
एक समिति बनाई गई जिसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनाई गई बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनाई गई थी? इन दोनों की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक है। बलवंत राय मेहता जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य थे और साथ साथ वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो बलवंत राय मेहता एक खुद में एक बड़े नेता थे। ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी। तो अब बलवंत राय मेहता ने ग्रामोद्धार समिति बनी जिसका नाम बलवंत राय मेहता समिति का नाम क्या है? ग्रामोद्धार समिति। ये नाम भी कई बार आ जाता है, ग्रामोद्धार समिति क्या है, तो बलवंत राय मेहता समिति को ही ग्रामोद्धार समिति भी बोलते हैं। मेहता समिति ने दोनों कार्यक्रमों में अत्याधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप, देखिए दो प्रॉब्लम बता रहे हैं मेहता समिति। अत्याधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप कि जो प्रशासक हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं या जो भी प्रशासक हैं वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे, हर चीज़ में हस्तक्षेप कर दिया करते थे उन लोग। दूसरा, जन सहभागिता का अभाव भी था, मतलब कि प्रशासनिक हस्तक्षेप भी था और जनता भी उसमें सहभागिता नहीं दे रही थी। तो ये बोले कि इस कारण से असफलता का कारण यही है कि न जनता सहयोग दे रही, न प्रशासक कुछ काम कर रहे हैं और ऊपर से उन लोग हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बोलते हैं। 1957 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट का शीर्षक था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या शीर्षक था रिपोर्ट का? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उनकी रिपोर्ट का ही नाम है, तो इस शब्द का प्रयोग भी उन्होंने ही किया। इस कारण उन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। देखिए चीज़ें एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता जी हैं। तीसरी बात, तथा पंचायती राज का शिल्पकार भी उनको कहा जाता है, आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, कि पंचायती राज व्यवस्था को शिल्पकार जो है, आर्किटेक्ट हैं, वो बलवंत राय मेहता जी ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को स्वीकार कर लिया। अब ये डेट आपको याद होती है तो कर लीजिएगा, नहीं होती है तो ध्यान में रखिएगा, कहीं ऑप्शन आया तो आएगा नहीं वैसे इतना डीप। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ये आता है, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले, कहाँ है नागौर? नागौर है राजस्थान में। तो राजस्थान के नागौर जिले की बगदरी गांव, अब ये गांव का नाम भी आ गया है मैं ले आया हूँ, इसको याद कर लेना। बगदरी गांव है नागौर जिले का राजस्थान में। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में शुरू किया इसे। इसके बाद राजस्थान के बाद 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो आप ये याद रखिएगा, पहले नंबर पे है राजस्थान, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कई बार आता है कि पहली बार कहाँ आई, सेकंड बार कहाँ आई, दूसरी बार आंध्र प्रदेश में आई। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। देखिए आंध्र प्रदेश एक चीज में फर्स्ट है जहां पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ। तो चुनाव करने में राजस्थान से आगे बाजी कौन मार लिया? आंध्र प्रदेश बाजी मार लिया। इस मामले में आंध्र प्रदेश आगे हो गया। अब हम देखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें क्या थीं। यहाँ से सवाल इतने बनते हैं, मैं तो PYQ करता हूँ, यहाँ से अलग अलग जो समितियाँ हैं उनकी सिफारिशों से बहुत सवाल बनते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है हमें। देखिए क्या सिफारिशें हैं। पहली सिफारिश जो बहुत आती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। ये बोले कि 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था आप बनाओ। अब 3 स्तर कौन कौन होंगे भाई? ये बोले कि सबसे 3 स्तर होंगे। ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। ग्राम पंचायत के बाद क्या होगा? मध्यवर्ती स्तर क्या है? उसके बाद ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी। क्या होगी? पंचायत समिति।
और तीसरी जिला परिषद। तो 3 स्तर पर होगी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत समिति स्तर यानी मध्यवर्ती स्तर जो है पंचायती राज का मुख्य आधार होगा, अर्थात पंचायत समिति पर विशेष बल दिया गया। अब ये ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता किस पर बल दे रहे हैं? पंचायत समिति को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बीच वाले स्तर को। ठीक है, यह हमको ध्यान रखना है। महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की सिफारिश की है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य सिफारिशें थी इनकी। बलवंत राय मेहता के बाद एक और समिति बनी जिसको बोलते हैं अशोक मेहता समिति। देखिए, अशोक मेहता समिति बिल्कुल 20 साल बाद बनती है बलवंत राय मेहता के। जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई उस समय क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति गठित की। अब अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के 3 चरण बताए। अब ये देख लीजिएगा भाई, पंचायती राज के 3 चरण बताएं अशोक मेहता। पहला चरण है वो बोले प्रभुत्व का चरण। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रभुत्व का चरण मतलब ये बोले वो कि जो उच्च जातियां थी या उच्च वर्ग थे गांव के, उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया पंचायती राज पे। मतलब जैसे ही गांव में पंचायती राज लागू हुआ तो जो प्रभुत्वशाली लोग थे उन्होंने इस पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरा चरण वो बताते हैं इसके बाद प्रगतिरोधी चरण, कि इसमें अब प्रगति नहीं होने दी गई। दूसरा, पहले तो प्रभुत्व था उनका, दूसरा प्रगतिरोधी, और तीसरा चरण है अवनति का चरण। अब वो अवनति हो रही है पंचायती राज की, अब वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे अवनति हो रही है। तो 3 चरण उन्होंने बताया। अब मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे की जगह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। ये बोले भाई 3 स्तर की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 स्तर होना चाहिए। अब 2 स्तर क्या क्या होंगे? 2 स्तर होंगे, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद होगा, परिषद, और इसके नीचे होगा मंडल पंचायत। मंडल पंचायत। तो अशोक मेहता क्या बोल रहे हैं कि 2 स्तर होंगे, जिला परिषद और मंडल पंचायत। ठीक है, मंडल पंचायत कब किन गांवों में बनेगी? तो वो बोले कि मंडल पंचायत उन गांवों में बनेगी जिनकी जनसंख्या 15,000 से 20,000 होगी। 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले ग्राम समूह को मिलाकर मंडल पंचायत बनेगी। मतलब कई सारे गांवों को मिला के 15,000 से 20,000 जनसंख्या के गांवों को मिला के, मतलब उतने जनसंख्या होने पे एक मंडल पंचायत बन जाएगी। जब जनसंख्या 15-20 हज़ार हो जाएगी तो उसमें कई सारे गांव आ सकते हैं, 7-8-10 गांव। मध्यम स्तर की पंचायत समिति भंग होनी थी तथा विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रमुख बिंदु होना था। तो क्या होगा भाई? जिला ही प्रमुख बिंदु, जिले को प्रमुख बिंदु बना दिए वो विकेंद्रीकरण के लिए। अनुसूचित जाति व जनजातियों को आरक्षण दिए। ये इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को पहली बार आरक्षण किस समिति ने दिया? एससी और एसटी रिजर्वेशन की बात पहली बार कौन किया? उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने किया। जनसंख्या के अनुपात में देंगे आरक्षण। पंचायत चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। बोले ये बोले कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आधिकारिक रूप से पंचायत चुनाव पे सभी स्तरों पर अपनी भागीदारी करें। देखिए, वर्तमान स्तर पे ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है ना, सरपंच का, पंच का, इसमें कोई पार्टियां भाग नहीं लेती, लेकिन इन्होंने कहा कि भाग लेगी, राजनीतिक दल इसमें भाग ले सकते हैं। राज्य मंत्री परिषद में एक पंचायती राज मंत्री बने। बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पंचायती राज मंत्री। तो मंत्री परिषद में एक पंचायती राज मंत्री हो। न्याय पंचायत की स्थापना अलग से की जाए। तो ये बोल रहा है कि एक अलग से क्या बन जाए? न्याय पंचायत स्थापना अलग से की जाए जिसमें एक योग्य न्यायाधीश हो, योग्य न्यायाधीश हो, है ना। तो ये बोले न्याय पंचायत की स्थापना भी होनी चाहिए। तो कितनी सारी सिफारिश कर रहे हैं ये। इसके बाद केंद्र सरकार ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशें मंजूर नहीं की, कर लिए नहीं है भाई, नहीं की, परंतु 3 राज्यों ने इसको मान लिया। तो केंद्र सरकार तो नहीं मानी, लेकिन 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने इसे मान लिया। अब कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लो कि जो हमारे
बीच के राज्य हैं उन्होंने नहीं किया, बल्कि सीमावर्ती राज्यों ने किया है। जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये साउथ के दो राज्य हो गए, और पश्चिम बंगाल एक ये थोड़ा सा ईस्ट का राज्य हो गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि इस तरह के 3 राज्यों ने इस समिति की सिफारिश को लागू किया। ठीक है, तो ये हो गए अशोक मेहता समिति। तीसरी समिति थी जीवी के राव समिति, और ये बनती है 1985 को, जीवी के राव समिति। और इस समिति को कौन बनाता है? तो योजना आयोग इसको बनाता है। तो योजना आयोग ने इस समिति का गठन किया। इस समिति के अनुसार पंचायती राज में नौकरशाही हावी होती जा रही है। ये भी ये बात बोल रहे हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने भी ये बात की ना, इन्होंने भी ये बात की कि नौकरशाही बहुत ज़्यादा, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है पंचायती राज में। लोकतांत्रिक विकास प्रक्रिया कमज़ोर हो गई है इसकी वजह से। परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाएं बिना जड़ वाली घास हैं। ये जो स्टेटमेंट है इनका, ये कई बार एग्जाम्स में आता है कि पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास किसने कहा? तो किसने कहा भाई? जीवी के राव समिति ने कहा, जो कि 1985 में बनती है। इस समिति ने जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो ये क्या दे रहे हैं? जिला परिषद को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रही है, तथा नियमित चुनाव को सिफारिश की। ये बोले कि चुनाव क्या होने चाहिए? नियमित होने चाहिए, लगातार चुनाव होते रहने चाहिए। समिति ने जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विकास में महत्वपूर्ण निकाय माना, इस पर हम बात कर ही लिए हैं। तथा सिफारिशें की कि नियोजन व विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए जिला परिषद को मुख्य निकाय बनाना चाहिए। तो जिला परिषद को तो ज़्यादा महत्व दिए ही थे ये, जिसकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, और जिला परिषद में एक ना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो जिला विकास आयुक्त एक सीईओ बनेगा, और मुख्य एक कार्यकारी अधिकारी बनेगा जिला परिषद में, जिसका जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया, जिसका क्या नाम होगा? जिला विकास आयुक्त। जिले का विकास करेगा वो। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में ब्लॉक विकास अधिकारी बीडीओ, तो बीडीओ के पद की बात कौन कर रहे हैं? इसी समिति ने की कि एक बीडीओ का पद होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा एक बीडीओ। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, जिला परिषद, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन की सिफारिश की। तो इस समिति ने भी अपनी काफ़ी सारी अनुशंसाएं की। इसके 1 साल बाद ही एक और समिति बन जाती है। तो यहाँ पे लगातार समितियाँ बन रही हैं। इस समिति का नाम है एल.एम. सिंघवी समिति। तो राजीव गांधी सरकार ने लोकतांत्रिक विकास के मतलब पंचायती राज संस्थाओं को फिर से पुनरुद्धार करने के सोचे राजीव गांधी, और उन्होंने एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक नई समिति बना दी। अब इस समिति ने बोला कि यार देखो, पंचायती राज तब तक बिना जड़ की घास रहेगी, जो कि जीवी के राव ने कहा था, ये तब तक बिना जड़ की घास रहेगी जब तक इसको ना संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में इनको मेंशन नहीं करोगे, संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे ना, तो अपने हिसाब से राज्यों का मन नहीं होगा तो इसको लागू नहीं करेंगे, और कोई भी राज्य नहीं चाहता लागू करना। तो आप इसको क्या दो भाई? आप इसको संवैधानिक दर्जा दो, इससे संविधान में दर्ज कराओ आप। तो संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की है। ग्राम सभा की स्थापना प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई के रूप में की जाएगी। तो ग्राम सभा की बात इन्होंने की। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। तो ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कौन कहते हैं? तो यही कहते हैं। समिति ने नियमित निर्वाचन व पंचायतों को शासन का तीसरा स्तर घोषित किया। तो इन्होंने कहा कि नियमित निर्वाचन होना चाहिए, और पंचायत क्या है? शासन का तीसरा स्तर है। तो ये सब जो फैक्ट्स है ना, देखो जो ये लोग बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें सीधा सवाल आता है कि ये किसने कहा, ये किस समिति की अनुशंसा है, ये सब सवाल सीधे सीधे आते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। पी के थुंगन समिति, देखिए 2 साल बाद फिर एक समिति बन गई। तो आप बोलोगे यार इतनी सारी समितियां बन रही हैं। हाँ, बन रही हैं। पी के थुंगन समिति जो है ना, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए इन्होंने भी अपनी सिफारिश कर दी।
जैसे कि ये भी बोले कि यार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। अब ये कोई नई बात तो बोले नहीं थे, ये बात तो पहले भी हो गई थी। जैसे ये बोल रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, अब ये बात भी पहले हो गई थी, बलवंत राय मेहता ने कर ही दी थी। इन्होंने एक और बात की कि पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, कि कार्यकाल निश्चित कर दो, 5 साल में चुनाव हर बार होगा। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण हो, तो ये आरक्षण की बात भी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। ये एक नई बात कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन हो, तो प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन हो जो इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, क्योंकि वित्तीय प्रॉब्लम पंचायती राज की एक ये थी कि इनके पास वित्त नहीं था, क्योंकि ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे, पैसा नहीं था इनके पास, और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निर्भर थे। तो ये बोले कि प्रत्येक राज्य पर एक वित्त आयोग होना चाहिए जो इनको आर्थिक, इनको कितना पैसा मिलेगा उसका उसका ध्यान रखेगा। इस समिति की अनुशंसा पर इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक तैयार किया गया। एक विधेयक आया जो इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था, इनकी सिफारिश पर, थुंगन समिति की। और 1989 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया? 64वां संविधान संशोधन। और नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक आया 65वां संविधान संशोधन। तो कौन कौन सा संविधान संशोधन? 64वां और 65वां। ठीक है, तो पंचायत राज के लिए क्या आया था? 64वां संविधान संशोधन। ठीक है, लोकसभा में आया, लेकिन ना, लोकसभा में आ तो गया लेकिन पास नहीं हो पाया ये। देखो, संवैधानिकरण के प्रयास हुए, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति के सिफारिश के उपरांत राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने हेतु जुलाई 1989 को तो जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। लोकसभा में पारित होने के बाद संघीय व्यवस्था में केंद्र के बढ़ते दखल के मुद्दे पर यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। तो कहाँ पारित नहीं हो पाया? राज्यसभा में। तो लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया। फिर 1992 में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और नरसिम्हा राव सरकार ने कौन सा संशोधन लाया जी? आपको याद है, 73वां संविधान संशोधन। और 73वां और संविधान संशोधन लाया गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और ये 24 अप्रैल 1993 में प्रभाव में आया। ठीक है, और इससे बाध्यता हो गई राज्यों को कि आपको पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करना होगा, तो राज्य अब बाध्य हो गए इस चीज के लिए। ठीक है, 22 दिसंबर 1992 को यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 17 राज्यों ने इसका अनुमोदन किया। ये फैक्चुअल सवाल आ जाएगा कि मान लो कितने राज्यों ने अनुमोदन किया, तो 17 राज्यों ने इसका अनुमोदन किया, क्योंकि पंचायती राज 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय था। तो अब 7वीं अनुसूची में जो विषय होते हैं उनमें आधे से अधिक राज्यों को अपनी सहमति देनी होती है, इसलिए 17 राज्यों ने अनुमोदन दे दिया था इस पे। अब देखिए, संविधान संशोधन से पहले क्या समस्याएं थी स्थानीय स्वशासन से संबंधित? तो हमने बात की कि समय पर चुनाव नहीं होता था, क्योंकि संविधान में तो लिखा नहीं है ना, तो राज्यों को जब मन करता था जब चुनाव कराते थे। ठीक है, कोई निर्धारित नहीं था चुनाव कब होगा। संस्थाओं के कार्य निर्धारित नहीं थे कि वो क्या काम करेंगी, ये निर्धारित नहीं था। जब संवैधानिक संशोधन हुआ तो 29 विषय जोड़ दिए गए कि आपके ये काम है। धन का अभाव था, पैसा नहीं था इनके पास, इसीलिए तो राज्य वित्त आयोग की बात की गई। तो संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था तो इनके पास धन का अभाव था। राज्य सरकारें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी, तो ये सब समस्याएं थी, और इन समस्याओं से बचने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। तो अब इसके आगे की बात, 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, उन अनुच्छेदों में क्या बात की गई है, ये सारी बात हम इसकी अगली क्लास में करेंगे।
और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो है छत्तीसगढ़ के लिए जो लागू किया गया आया, उस पर उसकी एक अगली क्लास पर बात करेंगे। तो पंचायती राज पे 2 या 3 क्लास, 2 या 3 क्लास होगी, उसमें पूरा पंचायती राज हम कवर करेंगे, काफ़ी डिटेल्ड में, है ना, काफ़ी विस्तार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अपना विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।